हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय राजनीतिक विचारकों वाले सेशन को दोस्तों फिर से कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 पे आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से क्रम अनुसार दोस्तों हमारे 2 सेशन अभी हो चुके हैं। पहला सेशन हमारा मनु पर था, दूसरा कौटिल्य पर, और आज उसी प्रकार से तीसरा दोस्तों शुक्र पर अर्थात कि शुक्र जिन्हें हम महाभारत में जिन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है, उन पर ये सेशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में पिछले सेशनों की तरह ही शॉर्ट प्रकृति के प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसरों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी डिटेल क्लासेस की कंप्लीटली तैयारी की जा सके और उसमें हमें टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। विशेषकर सभी को बता दूं दोस्तों, ये सभी क्लासेस न्यू बैच की जो क्लासेस न्यू बैच चल रही है दोस्तों 2023 अर्थात की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। और सभी के लिए दोस्तों, सभी के लिए जिनका भी सिलेबस में ये सब्जेक्ट मैच हो रहा है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? हो सकता है किसी की यूनिवर्सिटी में इसे सेकेंड ईयर में दिया गया हो, किसी में थर्ड ईयर में पढ़ाया गया हो, लेकिन दोस्तों अगर आपका सिलेबस मैच हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉपिक सेम होता है। ठीक है ना? सिलेबस चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का, चाहे मध्य प्रदेश का, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं का भी हो, मनु के विचार नहीं बदलने वाले, कौटिल्य या शुक्र के विचार नहीं बदलने वाले। राजा राम मोहन राय ने जो पहले कह दिया था पूरे देश में उन्हीं विचारों को पढ़ाया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग विचार नहीं बदल सकते। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आपको चाहे किसी भी ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिले, आप निश्चित तौर पर उसे फॉलो कर सकते हैं, बस आप टॉपिक आपका मैच होना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं। बाकी सभी को पता ही है और जो नए स्टूडेंट उनको भी बता दूं वैसे में कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है उसमें हम दोस्तों लघु त्रिप्रकृति के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न और उत्तर वाली सीरीज है ये, जिसमें हम देखिए ये प्रश्न उत्तर वाली सीरीज है, मॉडल क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज है, जिसमें हमें शॉर्ट प्रकृति के आंसरों पर डिस्कस करना है, शॉर्ट प्रकृति के आंसरों पर। और ये इसलिए हम ये सेशन लेकर आए हैं ताकि इसके जस्ट बाद में जो हमारी डिटेल क्लासेस होगी, फुल डिटेल क्लासेस होगी, तो उन फुल डिटेल क्लासेस में आपको किसी भी टॉपिक को समझने में तकलीफ ना आए। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको इन्हीं टॉपिकों से शॉर्ट क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट आपकी हो जाती है। ठीक है? और आज अभी बीए फर्स्ट ईयर दोस्तों, फर्स्ट ईयर के अलावा भी हमारे बीए सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेस भी निरंतर रूप से चल रही है आप लोगों के लिए। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक भी अवेलेबल है, चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का एक अन्य से यूट्यूब प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, जहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर भी कोई चार्जेस नहीं किया जाता वहां पर दोस्तों। चलिए तो दोस्तों शुक्र अर्थात शुक्राचार्य। दोस्तों शुक्राचार्य सुनकर देखिए आपकी पुस्तक में से शुक्र ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं शुक्राचार्य बोल रहा हूं तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? शुक्र और शुक्राचार्य एक ही नाम है दोस्तों। यहाँ हमें स्टडी में जो है शुक्र के नाम से पढ़ने को मिल रहा है, वहीं इन्हीं शुक्र का जो है महाभारत में शुक्राचार्य के नाम से जो है इनका वर्णन किया गया है। ठीक है? तो आज के इस टॉपिक से संबंधित कुछ जिन प्रश्नों पर हमें डिस्कस करना है वो प्रश्न आपके ये इस प्रकार रहे हैं। इन प्रश्नों पर ही दोस्तों हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा। आज का 14 प्रश्न है, शॉर्ट सेशन होने वाला है, ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है शुक्र के अनुसार राष्ट्र व राज्य में क्या भेद है। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर देखिए हो सकता है ये टर्म आपको पहली बार सुनने को मिल रही होगी कि राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस क्या है। भाई राष्ट्र को ही तो यहाँ राज्य बोला जा रहा है ना, राष्ट्र को ही राज्य बोला जा रहा है, तो फिर डिफरेंस कैसे हो सकता है दोस्तों? दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस इस प्रकार से है कि आपको शायद पता होगा, अगर राजनीतिक सिद्धांत वाली दोस्तों जो हमारा बीए फर्स्ट ईयर का एक सेशन चल रहा है अभी, राजनीतिक सिद्धांत वाला, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत वाला, तो उसमें हमने डिस्कस किया था राज्य के तत्वों पर हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि 4 तत्व होते थे, राज्य की उत्पत्ति के 4 तत्व होते थे। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले होता है भूभाग, जिसे भूभाग बोलते हैं, भूभाग। दूसरा तत्व होता है जनसंख्या। ठीक है ना? जनसंख्या। तीसरा तत्व दोस्तों हो जाता है यहीं पे, तीसरा तत्व मान लेते हैं हम कि सरकार, तीसरा तत्व सरकार का। और चौथा तत्व होता है संप्रभुता। क्लियर है? ये 4 तत्वों पर हमने बात की थी। अब जरा समझिए इसको। अब यहां पर शुक्र के अनुसार
राष्ट्र और राज्य में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों तो उसको देख लीजिए। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। जो राज्य के ये 4 तत्व बताए गए थे, राज्य के जो 4 तत्व बताए गए थे, इनमें से दोस्तों अगर हम लास्ट के ये 2 तत्व अगर छोड़ दें, देखिए इन लास्ट 2 तत्वों को छोड़ दें, सिर्फ जनसंख्या और भूभाग को मिलाएं। अगर किसी राष्ट्र के पास जनसंख्या और भूभाग वाले तत्व हैं तो वह दोस्तों मात्र राष्ट्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा। अगर कोई भूमि क्षेत्र है और वहां जनसंख्या निवास करती है तो वो एक राष्ट्र कहलाएगा। लेकिन उस राष्ट्र में अगर सरकार आ जाए, अर्थात राजनीतिक संगठन भी आ जाए और इस राजनीतिक संगठन को संप्रभुता मिल जाए, संप्रभुता प्राप्त हो जाए, अर्थात कि सरकार और संप्रभुता दोनों तत्व और अगर इसमें सम्मिलित हो जाए दोस्तों, तो ये राष्ट्र फिर क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। राज्य बन जाता है। क्या समझ आया? इसमें क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों राष्ट्र और राज्य का डिफरेंस, ठीक है ना? तो यही चीज शुक्र ने बोली, यही बात शुक्र ने बोली है। अब जरा इनको इनकी भाषा में पढ़ के देख लेते हैं। शुक्र ने कहा है, शुक्र के अनुसार राष्ट्र 2 प्रकार के तत्वों से बनता है, 2 प्रकार के तत्वों से। एक तो होता है दोस्तों यहां पर स्थावर तत्व और दूसरे होते हैं जीवंत तत्व। स्थावर तत्व मतलब जो स्थायी रहते हैं, जैसे भूमि स्थायी रहती है, भूमि, पर्वत, झीलें, नदियां, ये सब स्थावर तत्व है। और जीवंत तत्व मतलब कि उसमें रहने वाले जीव, ठीक है, जैसे मानव या अन्य प्राणी। क्लियर है? तो इन 2 तत्वों से, शुक्र के अनुसार इन 2 तत्वों से जो है राष्ट्र बनता है। क्या बनता है दोस्तों? राष्ट्र बनता है। जरा यहां देख लीजिए ना, राष्ट्र किन दो तत्वों से बन रहा है? राष्ट्र किन 2 तत्वों से बन रहा है? स्थावर तत्वों से और जीवन तत्वों से, अर्थात कि भू क्षेत्र और जनसंख्या से। भू क्षेत्र और जनसंख्या से क्या बन रहा है? राष्ट्र बन रहा है। ठीक है ना? लेकिन अब देखिए, ऐसे भूभाग पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य बना देता है। अगर ऐसे भूभाग पर किसी संप्रभु अर्थात की सरकार का अगर नियंत्रण हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? राज्य बन जाएगा। और इस सरकार को एक अन्य तत्व की आवश्यकता पड़ती है, किसकी? कि उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किस पर? इस सरकार पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अर्थात ये संप्रभुता इसके पास में हो, संप्रभुता इसके पास होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर कहने का अर्थ वही निकला है कि अगर जनसंख्या और भूभाग है तो वो राष्ट्र होगा। और जनसंख्या और भूभाग में अगर हम दोस्तों सरकार और संप्रभुता को और जोड़ दें तो वह एक राष्ट्र बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, शुक्र के अनुसार व्यवहार का क्या अर्थ है दोस्तों? तो व्यवहार का सिंपल सा अर्थ यहां पर न्यायालय में जो न्यायिक प्रक्रिया चलती है, या कहें कि न्यायालय में किसी मुकदमे को लेकर के जो न्यायिक प्रक्रिया चलती है ना, वही न्यायिक प्रक्रिया व्यवहार कहलाती है। और वास्तविक रूप से बोलते भी उसको ही व्यवहार बोलते हैं। ठीक है? तो शुक्र के अनुसार न्यायालय में किसी मुकदमे पर चल रही प्रक्रिया को ही व्यवहार बोला जाता है, जिसकी मदद से सत्य और असत्य का पता लगाया जाता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, शुक्र की मंत्री परिषद की 4 विशेषताएं बतानी है। भाई शुक्र की मंत्री परिषद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? शुक्र ने जो मंत्री परिषद बताई है उसकी क्या क्या विशेषता है दोस्तों? तो उसमें पहली विशेषता यह है कि सभी मंत्रियों के पास में एक समान पद नहीं होना चाहिए। पहली शर्त, सभी मंत्रियों के पास एक समान पद नहीं होना चाहिए, उनमें बल्कि क्रम होना चाहिए, एक बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस प्रकार से। ठीक है? अगला होना चाहिए कि इनमें विभागीय पद्धति होना चाहिए। विभागीय, अलग अलग विभागों में इनका जो है बटा होना बहुत जरूरी है, उन विभागों के अनुसार ही वो कार्य करें। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली लिखित होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद जो कार्य कर रही है वो लिखित में होना चाहिए कि उन्होंने वो किस प्रकार के कार्य किस प्रकार से करती, ताकि राजा उन पर भी नियंत्रण बना के रख सके। ठीक है? और मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। सामान्य योग्यताएं अलग हो और एक विशिष्ट योग्यता मंत्रियों के लिए अलग होना चाहिए, जो पद के अनुसार हो। क्लियर है? अगले प्रश्न है दोस्तों, सचिव के कार्य।
शुक्र के अनुसार सचिव के क्या क्या कार्य होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ सचिव के कार्य कंप्लीटली सेना से संबंधित होने चाहिए। सेना से संबंधित सचिव का जो कार्य होता है वो सेना से संबंधित होता है। अब सेना से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो सब कार्य उसकी देखरेख में होने चाहिए। जैसे कि हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, अस्त्र शस्त्र, इन सब का मैनेजमेंट पूरा कौन करेगा दोस्तों? सचिव करना चाहिए, सचिव को करना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर शुक्र नीति में वेतन का निर्धारण कैसे होना चाहिए? वेतन का निर्धारण कैसे होगा कि जितने भी पदाधिकारी है इनको वेतन किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? तो इन्होंने बहुत सटीक नीति बोली है कि इस शुक्र नीति में बोला गया है कि वेतन यहां पर कार्य की प्रगति के आधार पर जो है वेतन दिया जाना चाहिए। कार्य की प्रगति, किस प्रगति से कार्य किया है और कितना कार्य किया है, अर्थात कार्य की मात्रा के आधार पर वेतन दिया जाना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों इन शुक्र नीति में वेतन का निर्धारण कार्यमान वेतन, कालमान वेतन और कार्य कालमान वेतन के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। क्लियर है? कार्यमान वेतन कार्य के आधार पर, कालमान वेतन कितने समय में किया है, और कार्य और कार्य कितना काम कितने समय में, इसके आधार पर। तो ये 3 आधार इन्होंने बताए हैं वेतन को निर्धारित करने वाले। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पदोन्नति। पदोन्नति से संबंधित क्या विचार है शुक्र के? शुक्राचार्य के पदोन्नति से संबंधित क्या विचार है? तो दोस्तों पदोन्नति की व्यवस्था को स्वीकार किया है शुक्राचार्य ने, और उन्होंने कहा है, देखिए सिंपल शब्दों में इन्होंने भी पदोन्नति को स्वीकारा है और कहा है कि जो भी पदाधिकारी अपने पद पर एक पूरी लगन से कार्य करता है ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए, तो उसकी पदोन्नति की जानी चाहिए। और अंतिम रूप से उसका जो अंतिम पद होना चाहिए वो भी उसे प्रदान होना चाहिए। कौन सा? प्रधान पद। कौन सा? प्रधान पद। अंत में प्रधान पद पर उसको नियुक्त किया जाना चाहिए, जो सबसे बड़ा पद होता है मंत्रियों की श्रेणी में। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कहा गया कि पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थित रूप से पूरा परीक्षण होकर के जो उस पद के लायक होगा उसी का जो है पदोन्नति उसकी होनी चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शुक्र द्वारा वर्णित अपराधों की 4 श्रेणियां। अपराधों की इन्होंने 4 श्रेणियां बताई है। देखिए वैसे तो शुक्राचार्य ने 10 से 12 प्रकार के अपराध बताए हैं। सभी प्रकार के अपराध, जितने भी समाज में अपराध होते हैं, जैसे चोरी, डकैती वगैरह, लूट मार, मारा कुटी, जो भी हो सकता है, जितने भी अपराध हो सकते हैं, उनमें से लगभग 12 प्रकार के अपराध उन्होंने बताए हैं। और सभी अपराधों को समेट करके उन्होंने 4 वर्गों में, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया है। और वो 4 वर्ग ही दोस्तों ये रहे, 4 वर्ग ये रहे हैं आपके। 4 वर्ग ये है, एक है कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा मानसिक और चौथा है सांसार्गिक। तो कायिक का मतलब होता है वो अपराध जो शरीर से किए गए हो, वो अपराध जो शरीर के द्वारा किए गए हो। और वाचिक का अर्थ होता है जो अपराध बोल कर किया गया हो। और दोस्तों मानसिक अपराध वो होता है जो मन से किया गया हो। और सांसार्गिक अपराध वो होता है जो किसी और के साथ मिलकर किया गया हो। ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी उन्होंने बनाई और इन 4 प्रकार की कैटेगरी में सभी प्रकार के अपराधों को डाल दिया शुक्र ने। यहां तक का क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। शुक्र के अनुसार शासक पर कौन कौन से नियंत्रण? जी हां दोस्तों, देखिए सभी विचारकों ने कहा है भाई शासक पे नियंत्रण होना चाहिए। शासक पर नियंत्रण, भले ही मनु ने जो है देवीय सिद्धांत दिया, लेकिन ईश्वर का प्रतिनिधि माना, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहा राजा पर नियंत्रण होना चाहिए, है ना? तो इस बात को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि राजा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से नियंत्रण हो, परंतु नियंत्रण होना ही चाहिए। उसी प्रकार से शुक्र ने भी यहां पर राजा पर नियंत्रण की बात कही है। तो कौन कौन से नियंत्रण का इन्होंने बात की है? तो उन्होंने दोस्तों कुछ नियंत्रणों के बारे में बताया है कि पहला, राजा पर नैतिक नियंत्रण होना चाहिए। नैतिक नियंत्रण किससे स्थापित किया जा सकता है? धर्म से। ठीक है ना? और दूसरा नियंत्रण होना चाहिए मंत्री परिषद का कि राजा जब भी कोई कार्य करे तो बिना मंत्री परिषद की सलाह के कोई कार्य ना करे। क्लियर है? अगला होगा दोस्तों पद से हटाए जाने का भय। जी हां, राजा को यह भय भी होना चाहिए कि पद से उसे हटाया जा सकता है। अगर राजा को यह भय होगा कि वो कभी भी अगर अनुचित कार्य करेगा या देश के विरोध में कार्य करेगा, कोई इस प्रकार के कार्य करेगा जो देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में नहीं हो, तो उसे पद से हटाया जा सके।
ऐसा डर जो उस राजा के मन में होगा तो वो सही कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ नियंत्रण इसके ऊपर होना चाहिए। प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का नियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण यहां पर कहला सकता है राजा का। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि राज्य के 7 अंगों की तुलना मानव शरीर से किस प्रकार से की गई है। दोस्तों शुक्र ने राज्य के जो 7 अंग है, राज्य के जो 7 अंग है, जिसे कौटिल्य ने सप्तांग मनु के सिद्धांत में हमने सप्तांग सिद्धांत के रूप में देखा था, वो राज्य के कौटिल्य के सेशन में हमने राज्य के तत्व के रूप में देखा था, राज्य के अंगों के रूप में देखा था। तो वही अंगों की बात यहां हो रही है कि जो राज्य के 7 अंग है, उन 7 अंगों की तुलना दोस्तों शुक्र ने मानव शरीर के साथ किस प्रकार से की है, मानव शरीर के साथ किस प्रकार से की है, यह बात आपको यहां पर बतानी है। ओके, तो 7 अंगों की तुलना शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों की मानव शरीर से तुलना की गई किस प्रकार, देखिए जरा यहां पर देखिए। राजा को दोस्तों सिर के समान बताया गया है, एक तरफ राज्य को रखा और एक तरफ मनुष्य मानव के शरीर को। तो राजा की तुलना सिर से की गई है। वही मंत्री या अमात्य किसको दोस्तों, प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता है ना, तो मंत्री या अमात्य को जो है आंखें बताया गया है। दोस्तों थोड़ी लाइट प्रॉब्लम दे रही है, 1 मिनट, थोड़ी देर कैमरे को बंद कर देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से मित्र को कान के समान, कोश को मुख के समान, सेना को धन के समान, दुर्ग अर्थात किले उनको हाथ के समान और राष्ट्र को पैर के समान बताया गया है। तो इस प्रकार 7 अंगों की तुलना मानव शरीर के साथ में किसने, शुक्र ने ही की है दोस्तों। क्लियर है। अगला प्रश्न है यान किसे कहते हैं दोस्तों। यान का मतलब आक्रमण होता है, पिछले सेशन में भी आप पढ़ चुके थे, ठीक है ना। यान का सीधा सा अर्थ होता है आक्रमण, ठीक है। तो शत्रु के नाश के लिए या अपनी विजय के लिए जो आक्रमण किया जाता है उसे ही यान कहा जाता है शुक्र नीति के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्र नीति में जनता का क्या कर्तव्य है। शुक्र नीति में जनता का क्या कर्तव्य है। भाई जनता का कर्तव्य शुक्र नीति में थोड़ा सा हटके बताया गया दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। शुक्र नीति में जनता का कर्तव्य बताया गया है कि जनता डायरेक्टली राजा पर कंट्रोल रखे, राजा को भयभीत करके रखे, डरा के रखे, ताकि वो अनुचित कार्य ना करे, नीति और धर्म के विरुद्ध में आचरण ना करे, ना धर्म के विरुद्ध कार्य ना करे, जनहित के विरुद्ध कार्य ना करे। क्लियर है। अगला प्रश्न है शुक्र नीति के अनुसार युद्ध किसे कहते हैं। तो दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार परस्पर शत्रु भाव रखते हुए 2 व्यक्तियों का अस्त्र शस्त्र के द्वारा जो व्यवहार होता है, अरे भाई वही युद्ध कहलाता है, सीधी सी बात है। शुक्र की दंड नीति की परिभाषा, तो शुक्र की दंड नीति की परिभाषा इन्होंने 4थे भाग में इसकी व्याख्या की है और कहा है कि दमन को दंड कहते हैं। किसको, दमन को दंड कहते हैं, उसकी नीति को दंड नीति कहते हैं। दंड की नीति मतलब जो शत्रु का दमन किया जा रहा है उसको ही तो दंड कहा जाएगा, या जिसका भी दमन किया जाएगा वो दंड कहा जाएगा, और ये जो नीति होगी ये दंड नीति होगी। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, न्याय पर शुक्र के क्या विचार है। न्याय पर, तो दोस्तों न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व माना गया है। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों के सम्मान और संपदा की रक्षा करे तथा प्रजाजन को धर्म के पालन में सहायता देना और हितों की सिद्धि करना राज्य का प्रमुख दायित्व कहा गया है। प्रमुख दायित्व, और जो राज्य का दायित्व होगा वही न्याय होगा। अगर राज्य अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से संचालन करता है तो वही दोस्तों उसका न्याय होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन हमारा इसी प्रकार से इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगला सेशन हमारा राजा राम मोहन राय का होगा। दोस्तों थोड़ा सेशन में हम देख रहे हैं कि आप लोगों की रुचि थोड़ी कम होती जा रही है। अगर देखिए हमारे अनुसार, मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि यार पॉलिटी की टेंशन आप लोग ना ले, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस ये है कि मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है किस प्रकार से आपको परिपक्व करना है, एक मजा हुआ खिलाड़ी कैसे बनाना है आपको राजनीति के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है, उसके तहत ही मैं आपको ये शॉर्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि डिटेल क्लासेस आपको कंप्लीट समझ आने लगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा है ना जो सर्वाइव करना पड़ेगा इसमें, लेकिन फिर भी अगर दोस्तों हर चीज यहाँ यूट्यूब पर ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री क्लासेस है, इस कारण से हम लोग यहाँ पर आप लोगों पर कोई प्रेशर नहीं बना सकते और ना ही बनाते हैं ना बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इस सीरीज को यहाँ बंद कर देंगे। नहीं तो अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बनाकर रखें।
क्योंकि दोस्तों देखिए, थोड़ा सा हमको लगता है कि यार हाँ मैक्सिमम लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम पर भी प्रेशर होता है कि इसको सीरीज को और जल्दी कंटिन्यू करें, ये एक दिन में 2-2 सेशन लेकर फटाफट इसको कंप्लीट कर दें। पर आप लोगों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है दोस्तों सब कुछ। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बस आप लोगों पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी इसका नेक्स्ट सेशन आता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय पर नेक्स्ट सेशन होगा हमारा। इसी प्रकार से भारत के जितने भी राजनीतिक विद्वान हैं उन सबके विचारों को पर शॉर्ट सेशन हो जाएगा 15-20 मिनट के। उसके तुरंत बाद में दोस्तों हम डिटेल क्लासेस इसी सब्जेक्ट की चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।